नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 5 का एक अंतिम एप्लीकेशन जो पुली से संबंधित है, घिरणी से संबंधित है। यानी कि किसी बॉडी को अगर किसी रस्से से या धागे से बांधकर घिरणी से होते हुए खींचते हैं तो किस प्रकार का उसमें तनाव बल उत्पन्न होता है, कितना उस बॉडी का एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। इस प्रकार की कुछ कंसेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो चर्चा करते हैं कि पुली से होते हुए किसी वस्तु को खींचना, या आज का अपना जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। क्लास 11th, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 5 जिसका नाम है मोशन इन या लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। अपना जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ बॉडीज मोशन ऑफ बॉडीज connected by a string passing over a pulley, passing over a pulley। वस्तु की गति, वस्तु की गति क्या कंसेप्ट पढ़नी है। अपन कह सकते हैं माना m1 m2 द्रव्यमान के दो वस्तु जो किसी धागे से बंधे हैं। यदि पिंडों का त्वरण A हो वह धागे में तनाव T हो, तब चित्रानुसार, अब जो पोजीशन है वो देखने वाली है। चित्रानुसार लेट m1 m2 mass of two bodies are connected by a string have a acceleration and T tension in the string। String is passing over the pulley which is frictionless पुली के साथ कोई घर्षण नहीं है।
धागा घर्षण रहित पुली से गुजरता है। धागा घर्षण रहित घिरणी से गुजरता है। ये इतनी कंसेप्ट आ गई। अब देखते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन है, क्यों घिरणी में कई प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। एक तो अपन जैसे किसी टांके में से पानी निकालते हैं तब घिरणी का यूज करते हैं, या किसी बड़े वेल में से, ट्यूबवेल में से पानी निकालते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसे ही किसी बॉक्स को खींचने के लिए पुली का यूज किया जा सकता है। आधार है, तल है, समतल है, इस पर कोई एक M1 मास का बॉक्स रखा हुआ है, M1 मास का। आपको पता है इसको अगर मैं धागे से बांधकर, यहाँ कोई एक घिरणी लगी हुई है, घिरणी जानते हो, जो घूमने का काम करती है, जो फ्रिक्शन फोर्स को, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को किस में बदलने का काम करती है, रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने का काम करती है। यहाँ एक दूसरा पिंड बांध देते हैं, इसका मास M2 है। कितना है? तो M2 है तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा भाई, भार वेट कितना होगा, M2 × G। सिंपल सी बात है। ये आधार है, ये तल है, हमारा धरातल है। ये यूँ समझो छत के ऊपर रखा हुआ एक बॉक्स है। ये इसको किसी धागे से बांधकर पुली से नीचे दूसरे, या यूँ समझ सकते हैं, या कोई एक आदमी है वो इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, ऐसा भी मान सकते हैं। तो ये M2 जो मास या M2 × G है, ये किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स है। तो ये नीचे की तरफ जिस एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेगी वो एक्सीलरेशन है A, तो उसी एक्सीलरेशन से ये भी आगे बढ़ेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप धागे को खींचते हो तो तनाव बल हमेशा उसके विपरीत उत्पन्न होता है। नीचे खींचता हूं तो इसमें तनाव बल ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा। देखो नीचे की तरफ वस्तु जा रही है, यानी परिणामी बल का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अगर इसमें रिजेक्ट उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, इसमें वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तनाव बल ऊपर। ऐसे ही इसमें इसको रोकने का काम कौन करेगा भाई, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। समझ में आ रही बात? चूंकि ये गति कर रही है इसलिए गति घर्षण बल लग जाएगा, सिंपल सी बात है। घर्षण बल जब इधर लगेगा तो इसमें तनाव बल किधर उत्पन्न होगा भाई, इधर। फिर भी परिणामी बल F का मान देखो, इधर गति हो रही है। एक बात याद रखें, मैं अगर लिख रहा हूं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। सूत्र ये होता है मैन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। तो देखने वाली बात ये है, अगर दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे एक टेंशन, ये टेंशन भी फोर्स ही होता है बच्चों। एक लग रहा है टेंशन फोर्स, दूसरा लग रहा है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और इन दोनों से जो रिजल्टेंट फोर्स उत्पन्न हो रहा है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर देखो, इस वस्तु को नीचे की तरफ खींच रहा हूं ऐसे, लेकिन ऊपर की तरफ एक तनाव बल कंटिन्यूस लग रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा, जो ज़्यादा बल है उसमें से कम वाला घटाओ और परिणामी के बराबर रख दो। तो ज़्यादा कौन सा है, M2 × G, तभी तो ये नीचे आ रही है। अगर ये ज़्यादा नहीं होता तो ये ऊपर उठ जाती। ये ज़्यादा है, इसमें से ये टेंशन फोर्स घटाओ, किसके बराबर आएगा, M2 × A के बराबर आएगा। क्यों? परिणामी बल क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ देखने वाली बात है, ज़्यादा कौन सा बल है, टेंशन। टेंशन ज़्यादा है इसीलिए ये इधर जा रही है। कम कौन सा है, फ्रिक्शन। तो टेंशन में से ये फ्रिक्शन फोर्स घटेगा,
घर्षण बल घटेगा, परिणामी बल किसके बराबर रहेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो दो स्थितियां बन गई हमारे पास, है ना। तो देखो देखते हैं कैसी कैसी कंडीशंस है। डायग्राम बना सकते हो, अच्छा सा डायग्राम बना लो। मैंने लिख दिया है कि दो मास है M1 और M2 और वो किसी धागे से बंधे हुए हैं और धागे में तनाव T है और धागा है वो घिरनी से गुजरता है। अब इसमें ऐसा मैंने कंडीशन ली है, पहली कंडीशन मैंने ये ली है। कंडीशनें कई है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जैसे ये घिरनी बांध दी मैंने, जैसे कुएं के अंदर इधर आप बाल्टी खींचते हो, ऐसे इधर से आप खींच रहे हो, तो दो स्थितियाँ हो गई ना। ये भी घिरनी से गुजर रहा है तो ये दूसरी कंडीशन अलग हो गई, ये कंडीशन अलग हो गई, है ना। तो ऐसे कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पहले अपन ये कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन में कैसा सूत्र बनता है, एक्सीलरेशन कितना बनेगा, टेंशन कितना जनरेट होता है। चलो प्रथम स्थिति, फर्स्ट केस, M1 द्रव्यमान वाले पिंड पर परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1 मास पार्टिकल या बॉडी कह सकते हो, ठीक है। क्या आएगा देखो, रिजल्टेंट फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है M1 इंटू ए, ये किसके बराबर होगा, टेंशन फोर्स में से क्या घटेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो ज़्यादा है उसमें से कम घटाओ और M1 इंटू ए के बराबर रख दो। ये भी देखो टेंशन T माइनस F का मान कितना होता है, म्यू इंटू आर। याद होना चाहिए बच्चों, इस पर नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ लगेगा जिसका मान होता है M1 इंटू जी। इस पे नीचे की तरफ लगेगा वेट जिसका मान होगा M1 इंटू जी। ये भी थोड़ा चित्र में शो कर दो, क्योंकि वेट नीचे लगेगा उतने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो M1A इज इक्वल टू T माइनस म्यू M1G। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है। अब दो वाले पे देख लो, इसके नीचे लिख दो M2 पिंड पर परिणामी बल, किस पर भाई, इस पर परिणामी बल। तो परिणामी बल का सूत्र तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता ही है। इसका द्रव्यमान कितना बता रखा है मैंने, M2 बता रखा है। तो M2 इंटू ए, ये तो परिणामी बल का सूत्र हो गया। ये किसके बराबर होगा, ज़्यादा कौन सा है, M2 इंटू जी माइनस क्या हो जाएगा T, तो M2G माइनस T के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 दे दो, लिख दो। 2 नंबर पिंड पर रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया, 1 नंबर पर ये हो गया। अगर अपने को चाहिए एक्सीलरेशन कि किस त्वरण से ये नीचे जा रहा है या किस त्वरण से ये आगे खिसक रहा है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दो। जोड़ते ही तनाव बल कट जाएगा, टेंशन T का मान क्रॉस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा अपने पास। और अगर अपने को चाहिए तनाव बल, तो दोनों का डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से त्वरण कट जाएगा तो तनाव अलग से निकाल लेंगे। चलो पहले चित्र बना लिया हो तो मिटा दूं इसको। पिंडों का त्वरण एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज
by adding equation 1 and 2। एक और दो को जोड़ दो, एक नंबर ये पड़ी, 2 नंबर ये पड़ी भाई, जोड़ दो। क्या उत्तर आना चाहिए हिसाब से? देखो एक में क्या है M1A, इधर पड़ा, इधर क्या है M2A बराबर, इधर क्या है T माइनस म्यू M1G प्लस M2G माइनस T। देखो ये T प्लस का है, ये T माइनस का है। T क्या है भाई? टेंशन, तनाव बल, ठीक है। तनाव का मतलब खिंचाव, डोरी में जितना ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न होता है उतना ही T का मान ज़्यादा होगा। चलो इसमें से क्या कॉमन आ गया? M1 प्लस M2 कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 अंदर रह गया, T से ये T कैंसिल हो गया। इसमें क्या कॉमन आ सकता है भाई? म्यू इंटू जी, नहीं, केवल G कॉमन आया है, तो म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी, ये उत्तर आ गया। अब देखो एसिलरेशन इन त्वरण, त्वरण का मतलब एसिलरेशन, एसिलरेशन A को इधर रखो तो इसको बट्टा में भेज दो, म्यू इंटू M1 प्लस M2 होल बट्टा में M1 प्लस M2 इंटू जी। ये माइनस चिन्ह साथ में आएगा भाई, ये माइनस इसका है, ठीक है। अब देखो इसको चेंज कर दो, माइनस को उधर घुमा दो, तो एसिलरेशन A इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दो भाई, M2 माइनस म्यू M1 हो गया, बट्टा में M1 प्लस M2 इंटू जी। मान लो ये एसिलरेशन का उत्तर आ गया। यानी इस त्वरण से वो पिंड नीचे की तरफ गति करेगा या जो धरातल पे रखा हुआ वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही तनाव बल के लिए क्या करोगे? आपको पता है 2 इक्वेशन आपके पास है, 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन है। कह दो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 में 2 का भाग दो भाई। पहली बात तो 1 नंबर कौन सी थी अपने पास? 1 नंबर थी M1A इज इक्वल टू थी T माइनस म्यू M1G, ये समीकरण 1 नंबर थी। 2 नंबर कौन सी थी? M2A बराबर M2G माइनस T, ये 2 नंबर इक्वेशन थी और ये 1 नंबर थी। इसमें इसका भाग देना है, सिंपल सी बात है। भाग क्यों देंगे देखने वाली बात है। आपको याद होगा मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये बॉक्स रखा है, ये घिरनी है, इसको खींचते हुए नीचे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 चीज़ें अज्ञात है। एक तो इस डोरी में तनाव कितना उत्पन्न होता है हमें पता नहीं, इस डोरी में तनाव कितना उत्पन्न होगा वो हम ज्ञात नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, ये किस एसिलरेशन से नीचे जा रही है हम ये भी ज्ञात नहीं कर पा रहे। हमारे पास इस पूरे सूत्र में क्या क्या चीज़ पता है
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो फिक्स है 9.8 9.8 m2 यानी इसका मास m2, ये तराजू पे तोल सकते हैं हम, पता चल जाएगा। m1 भी हम देख सकते हैं, तराजू पे तोल सकते हैं। a पता नहीं है और t पता नहीं है, इसलिए इन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए किसी एक चीज़ को गायब कर दो तो दूसरी चीज़ निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? एक चीज़ जैसे मैं कह दूँ एक्सीलरेशन को मैं गायब कर दूँ, जैसे भाग देने से a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा t को मैं साइड में निकालूंगा, बाकी जो पोर्शन होगा वो t का मान आ जाएगा। आ सकता है ऐसे। अभी जैसे पहले वाले मैंने अभी बताया था, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, जोड़ने से ये t प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, कटते ही a बचा, a को कॉमन निकाल के उत्तर आ गया। तो कहने का मतलब दो अननोन जो चीज़ें हैं हमारे पास, त्वरण और तनाव बल, दोनों का मान हम अलग से निकाल सकते हैं जो हमारे पास दोनों समीकरण हैं उससे। तो मैं यहाँ क्या डिटरमाइन कर रहा हूँ भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टेंशन फोर्स T बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 में क्या है, m1a बट्टा m2a का भाग लगा दो भाई, t माइनस म्यू m1g होल बट्टा में क्या आ जाएगा, m2g माइनस t। देखो a से कट गया, क्या उत्तर है m1, इसका इधर गुणा कर दो भाई m2g माइनस t का, बराबर इसका इधर गुणा कर दो m2t माइनस, ये देखो इस m2 का मैंने इधर गुणा कर दिया और इस m1 का मैंने इधर गुणा कर दिया। सिंपल सी बात, अंदर मल्टीप्लाई करो, m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t माइनस म्यू m1 m2 इंटू जी। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, t कॉमन निकल जाएगा। देखो ये जैसे ही इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये जैसे ही इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मैं t कॉमन निकालना है इसलिए इन दोनों को एक पास रख लेता हूँ, m1t प्लस m2t बराबर, इसको इधर मानो या फिर इधर ले जाओ एक ही बात है, ये आ जाएगा म्यू m1 m2g प्लस m1 m2g। इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाओ तो ये माइनस चिन्ह कॉमन ऑटोमेटिक निकलेगा, इसको इधर लाओ तो माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ऐसे कर दो, इसको इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर ले आओ। सूत्र प्लस का ही बनना है, माइनस का नहीं बनेगा। इसमें से t कॉमन निकालो, m1 प्लस m2 ये लो। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है भाई, m1 m2, इसको इस प्रकार लिखें ताकि अच्छा लगे, इंटू जी को इधर अलग से निकाल दो, m1 m2 को अलग से निकाल दो, इसको नीचे भेज दो इसके, तो t बराबर आ गया m1 m2 होल बट्टा में m1 प्लस m2 इंटू जी, या फिर म्यू प्लस 1 इंटू जी। ये लो, ये सूत्र आ गया। अब ये सब चीज़ें अपने को पता होती है। लिख दो। अगर मैं कह दूं फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, घर्षण बल नहीं लग रहा हो, तो म्यू का मान 0 हो जाएगा। 0 होते ही m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। एक्सीलरेशन का मान कितना आ जाएगा, m1 बटा m1 प्लस m2। देखो एक्सीलरेशन का सूत्र अभी हमने ज्ञात किया था ना, एक्सीलरेशन का सूत्र, एक्सीलरेशन का हमारे पास सूत्र था m2 माइनस म्यू इंटू m1 इंटू जी बट्टा m1 प्लस m2। ये सूत्र था एक्सीलरेशन का।
तो अगर फ्रिक्शन लेस है, यानी जिस सतह पर, इस सतह पर हमने इसको रखा है, यहाँ म्यू का मान 0 है, 0 होने का मतलब दोनों के बीच घर्षण बल नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में म्यू का मान 0 होते ही ये पूरा पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा अंदर वाला, इधर ये भी 0 हो जाएगा। तो नीचे लिख दो स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थिति। कैसी स्थिति है विशेष, देखो विशेष स्थिति में देखो विशेष स्थिति, यदि तल घर्षण रहित हो, if the surface is frictionless, इसका मतलब म्यू क्या होना चाहिए, 0। तब ए का मान तो आ गया बच्चों m2 बट्टा m1 प्लस m2, m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू जी। देखो इस सूत्र में ये पोर्शन ही 0 होगा, म्यू इंटू m1 वाला ही 0 होगा, बाकी तो 0 नहीं होगा। तो m2 इंटू जी बच गया, नीचे m1 प्लस m2। ये एक्सीलरेशन आ गया घर्षण रहित तल के लिए। और तनाव बल टेंशन फोर्स T का मान क्या आ जाएगा, देखो ये म्यू 0 होते ही m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। तो देखो सीधा सीधा सूत्र बन गया m1 m2 बटा m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई जी, दैट्स ऑल। ये एक्सीलरेशन का सूत्र, त्वरण का एक्सीलरेशन, ये टेंशन फोर्स का। तो ये थी एक कंसेप्ट अपने पास घिरनी से संबंधित। अब इससे आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक्सीलरेशन का मान दिया हुआ हो, m1 m2 का मान दिया हो, म्यू का मान दिया हुआ हो, तो आप उसमें टेंशन ज्ञात कर सकते हैं, एक्सीलरेशन ज्ञात कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस हैं ऐसे इस पर आधारित। सेकंड कंडीशन, अब की बार में क्या है, जब दो पिंड धागे से बंधे हो वह घिरनी से गुजरते हुए लटकते हो, यानी कि व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड बाय पासिंग द स्ट्रिंग ओवर ए लाइट पुली। ऐसे ये हमने एक घिरनी लटका दी। अक्सर आप देखते होंगे ट्यूबवेल, नल, जिस टांके से पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालते हुए ऐसी घिरनियाँ लगी रहती है। एक साइड में दूसरा व्यक्ति खींचता है और दूसरी साइड से पानी की बाल्टी बाहर निकालते हैं। तो मैं दोनों स्थितियों में वेट लेके चलता हूँ। इस प्रकार का डायग्राम बनता है। देखने वाली बात यह है, अगर इसका मास m2 है तो नीचे की तरफ जो वेट लगेगा वो लगेगा m2 इंटू जी। इसका मास अगर m1 है तो इसमें नीचे की तरफ वेट लगेगा m1 इंटू जी। इसमें तनाव बल T ऊपर की तरफ लग रहा है, इसमें भी तनाव बल T है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। स्थितियाँ दोनों में सेम है, टेंशन तो ऊपर की तरफ ही लगेगा। इसमें ये अगर हल्का है यानी कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो ऐसी स्थिति में ये तो ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा। ऐसा ही होता है, जैसे झूले में देखते हैं जिसका वेट ज़्यादा है वो नीचे चला जाता है, जिसका हल्का है ऊपर उठ जाता है। सेम वैसी ही बात इसमें है। धागे से दोनों ये पिंड बंधे हुए हैं तो इस पिंड का वेट नीचे की तरफ लगेगा m1 इंटू जी, वहीं इसका भी नीचे की तरफ लगेगा। इसके कारण धागे में तनाव आएगा वो T आएगा, तो इसके कारण भी धागे में तनाव T आएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, चूँकि ये हल्का है इसलिए इसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण जो है वो ऊपर की तरफ होगा, परिणामी बल ऊपर की तरफ लगेगा। ये चूँकि भारी है या इसमें वेट ज़्यादा है,
तो इसके कारण एसिलरेशन है वो नीचे, यानी परिणामी बल नीचे की ओर होगा। इस प्रकार की कंडीशंस होगी। डायग्राम बना लीजिए। अब देखो प्रथम पिंड पर परिणामी बल। चलो भाई, इस पिंड पर परिणामी बल कितना लगेगा? सोचने वाली बात यह है, T ज़्यादा है। ध्यान से देखो, ये हमेशा परिणामी बल उसी की दिशा में जाता है जिसका फोर्स का मान ज़्यादा हो। यहाँ तनाव बल ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर उठ गया। तो तनाव बल में से m1g घटेगा और किसके बराबर आएगा? m1 × a के बराबर आएगा। तो प्रथम पिंड पर परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। तो देखने वाली बात तो ये है कि फर्स्ट बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स तो हो गया m1 × a, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये फोर्स का सूत्र। तनाव बल कितना लग रहा है? T, क्योंकि T ज़्यादा है, m1 × g कम है, तो T में से m1 × g घटा दो, ये m1 × a के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है आपकी, ध्यान रखें। रिजल्टेंट फोर्स ऑन m2, यानी सेकंड पर, या आप कह सकते हो m2 पिंड पर, m2 द्रव्यमान वाले पिंड पर, एक ही बात है। m2 द्रव्यमान वाले पिंड पर परिणामी बल, या ऐसे लिख दो m2 पिंड पर परिणामी बल। ये डायग्राम बना लेना भाई। अब इस m2 पे ज़्यादा कौन सा है भाई? m2 × g ज़्यादा है। कौन सा फोर्स ज़्यादा लग रहा है? m2 × g। तो इसमें से क्या घटेगा? टेंशन T, और किसके बराबर आएगा? m2 × a के बराबर आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो सबका मास इंटू एसिलरेशन ही होता है। तो मास इंटू एसिलरेशन, सेकंड का मास कितना है? m2 × एसिलरेशन a, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया। ये तो किसके बराबर आना चाहिए भाई? m2g - T के बराबर आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको जो जो मान चाहिए निकाल सकते हो। अगर आपको एसिलरेशन चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, त्वरण चाहिए तो दोनों को जोड़ते ही तनाव से तनाव कट जाएगा, त्वरण अलग से आ जाएगा। अगर आपको त्वरण का ये तनाव बल का मान चाहिए तो भाग दे दो दोनों का, तो त्वरण से त्वरण का मान कट जाएगा, टेंशन अलग निकाल लो। इस प्रकार की कंसेप्ट हमारे पास है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। उसमें तो क्या था, किसी फ्रस्ट से उसको खींच रहे थे। अब की बार वाले में ऐसी कंडीशन है, ये अक्सर हम दैनिक जीवन में बहुत सारी यूज़ लेते हैं इसको। किसी ट्यूबवेल से पानी निकालते हुए आजकल कब यूज हो गया, पहले घिरनी का अक्सर ज़्यादा यूज होता है। पुराने नलकूपों में देख सकते हो घिरनियाँ आज भी लगी पड़ी है वहाँ पर, वो रस्से को खींचने के लिए, ताकि कम से कम फोर्स लगाना पड़े। चलो अभी इसी में देखते हैं कि तनाव बल कितना होगा, घर्षण बल कितना लगेगा, या फिर ये टेंशन फोर्स कितना लगेगा। इसमें घर्षण तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, हालांकि लगता ज़रूर है। घर्षण बल लगे बिना फिर रस्सा घसेगा कैसे। त्वरण ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, फॉर डिटर्मिनेशन of acceleration, adding equation 1 and 2 जोड़ दो भाई। तो m1a प्लस LHS में LHS ही जोड़ा जाता है, ये भी याद रखें। m2a बराबर इन दोनों को जोड़ दो,
तो टी माइनस m1g प्लस m2g माइनस टी। ये देखो ये t प्लस का ये माइनस का कट गया, तो वैसा ही उत्तर आ गया जैसे हमारे पास पहले था। पहले वाले में घर्षण का कोफिशिएंट जरूर था, अब की बार वाले में वो भी नहीं है, क्योंकि धरातल से कोई संपर्क ही नहीं है, दोनों साइड में लटके हुए हैं पोर्शन। ए कॉमन आ गया, m1 प्लस m2, इसमें क्या है माइनस का m1g प्लस का m2g, दोनों को आगे पीछे कर दो, g कॉमन निकाल दिया, m2 माइनस m1 आ गया, इधर आ गया a, एक साथ ही भाग भी दे देते हैं, इस पूरे पोर्शन का नीचे भाग दे दो, m1 प्लस m2 का भाग दे दिया। ये त्वरण का मान आ गया भाई। इसी प्रकार तनाव बल T ज्ञात करने के लिए एक में 2 का भाग देने पर, ठीक है। आपको पता है 1 नंबर कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है। इस m1a में m2a का भाग दो, t माइनस m1g में m2g माइनस t का भाग दे दो, तो उत्तर आ गया। पर फर्स्ट इक्वेशन थी m1a और इसी के लेफ्ट हैंड साइड में m2a था सेकंड इक्वेशन का, और इधर t माइनस m1g ये फर्स्ट इक्वेशन का पोर्शन है, ये है सेकंड का m2g माइनस टी, ये सेकंड इक्वेशन का। a से a कैंसिल हो गया, तो उत्तर आ गया m1 बट्टा m2 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा पोर्शन t माइनस m1g होल बट्टा में m2g माइनस टी। बहुत इजी है, बस आपको डेरिवेशन अपने हिसाब से ही करना है। आपको देखना है इक्वेशन मेन तो ये है कि सबसे पहले जैसे ये हमारे पास घिरनी लटकी हुई है, तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जैसे इधर मास m2 था, तो नीचे की तरफ m2g फोर्स लगेगा और ऊपर टेंशन t, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, जो फोर्स ज़्यादा है उसमें से कम घटा दो, तो तनाव बल कम है, m2g ज़्यादा है, तो इसमें से ये घटा दो और m2a के बराबर रख दो। ऐसे ही इधर वाला m1 था, तो नीचे की तरफ फोर्स m1g लग रहा है, तनाव बल t ऊपर लग रहा है, चूंकि इसकी गति ऊपर की ओर है इसलिए परिणामी बल m1a किसके बराबर आ जाएगा, t में से ये घट जाएगा। तो ये थोड़ा सा समीकरण बनाना आना चाहिए, बस बाकी कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। सूत्र आराम से बना सकते हो तुम लोग, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ऐसे कोई नहीं पूछता कि त्वरण ज्ञात करो, आपसे न्यूमेरिकल इक्वेशन में दिया हुआ आएगा कि 2 द्रव्यमान पिंडों के मान m1 और m2 के मान दिए हुए आएंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इस प्रकार लटकाए हुए हैं तो त्वरण कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र मान रखो, उत्तर निकाल दो। अगर सूत्र भूल गए तो डेरिवेशन कर दो, चित्र बना के उसका निकाल लो एक्सीलरेशन का मान। बाय द वे कई बार सूत्र भूल जाते हैं, रटा हुआ याद नहीं रहता किसी प्रकार, तो आप चित्र बना लो। जैसे जैसे वो कह रहा है कि भाई किसी गिरने से हमने 2 पिंड लटका दिए, तो एक पिंड इधर मान लो और एक इधर मान लो। जो आपको कह दिया, मान लो एक 6 किलोग्राम का है, एक 4 किलोग्राम का है, तो आप सामने ही पता है कि मोशन तो हमेशा 6 किलोग्राम वाले की तरफ ही आएगा, सेल्फ अंडरस्टूड है। तो इसी हिसाब से चित्र बना लो, चित्र बना के त्वरण का मान निकाल लो, तो ऑटोमेटिक उत्तर निकल जाएगा, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भूल गए तो अगर सूत्र याद है तो सीधे मान रख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं अब क्या होता है आगे का। इसके बाद क्या होगा, इस पूरे पोर्शन को इधर मल्टीप्लाई करो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या लिखा था, सिमिलरली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टेंशन डिवाइडिंग 1/2। इस लाइन को कैसे लिख सकते, सिमिलरली फॉर डिटर्मिनेशन टेंशन T इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2।
उसके बाद ये चीज़ आती है, इसमें लास्ट में हमारे पास ये आ गया है, इसमें हम वज्र गुणा कर देते हैं, m1 का इधर गुणा और m2 का इधर गुणा, तो उत्तर आ गया m1 का मल्टीप्लाई किया तो m2g माइनस टी, इधर आ गया m2 का मल्टीप्लाई तो आ गया t माइनस m1 इंटू जी, उत्तर आ गया m1 m2 इंटू जी माइनस t इंटू m1 बराबर t इंटू m2 माइनस m1 m2 इंटू जी। वैसा ही इक्वेशन बन गया भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, t कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 बच गया अंदर, इस पूरे को मैं इधर ले गया, प्लस का हो गया तो t कॉमन भी निकाल लिया और m1 m2 डायरेक्ट रख दिया मैंने। जैसे आप इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस का होगा, दोनों में t है, t कॉमन निकल गया तो m1 प्लस m2 बच गया। ये आप इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या क्या हो गया भाई, m1 m2 इंटू जी, ये भी m1 m2 इंटू जी, तो 2m1 m2 इंटू जी आ गया। ये लो, थोड़ा सा चेंज है बस, पहले वाले सूत्र में इसमें 2 आ गया और उसमें म्यू प्लस 1 था, तो t बराबर 2m1 m2 बट्टा m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय g, सभी को g से गुणा कर दो, ये टेंशन का सूत्र आ गया। किस कंडीशन में, जब घिरणी के दोनों ओर पिंड लटके हुए हों, उस स्थिति में धागे में तनाव बल जो है वो ये आएगा। तो अपना चैप्टर 5 का पोर्शन पूरा एंड हो गया है। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं सभी को, कुछ मैं भेजता भी रहूँगा। धन्यवाद।